Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous lecture, हम लोगों ने बेसिकली सर FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आप लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया जिसमें जस्ट अभी हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्या कर चुके हैं डिस्कस कर चुके हैं जिसमें सर FM की इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग द लास्ट लेक्चर के रिगार्डिंग हम लोगों ने टॉपिक डिस्कशन करी फिर एंड आज वहीं से नेक्स्ट आगे न्यूमेरिकल पार्ट में क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे बट उससे पहले क्लियर सम ऑफ यू जिन्होंने लास्ट लेक्चर में भी अटेंड नहीं किया होगा तो एक बार ब्रीफिंग में आपको कर दूं कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है एंड बाय न्यूमेरिकल जो नेक्स्ट आगे जो सॉल्व करने वाले हैं क्या ये हमें नेक्स्ट ऑन कभी बिजनेस लाइफ में या कहीं ना कहीं क्या ये हमारे काम आएगा या नहीं आएगा क्लियर सबसे पहले सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंपॉर्टेंस समझनी होगी कि फाइनेंस का मतलब क्या है। फाइनेंस मेरे बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिकॉज अगर राइट टाइम पे राइट मनी एंड एट अ राइट कॉस्ट अगर नहीं मिल पाई तो मेरे बिजनेस को बहुत सारी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स पड़ जाएंगी जिसके चक्कर में बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज है मैं उनको टाइमली ग्रैब नहीं कर पाऊंगा क्लियर तो नॉर्मली सर किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए द प्राइम थिंग विच इज रिक्वायर्ड दैट इज फाइनेंस और जिसको तुम लोग वर्ड यूज करते हो कैपिटल क्लियर कोई भी इन्वेस्टमेंट की अगर बात चलती है तो सबसे पहला वर्ड क्या आता है कि सर व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ फाइनेंस पैसा आएगा कहां से क्लियर जिसको हम शॉर्ट वर्ड्स में यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं क्या चीज कि अल्टीमेटली सर सबसे पहला हमारा जो सवाल होता है अरेंजिंग द फंड्स कि सर फंड्स को अरेंज कैसे किया जाए क्लियर दैट मींस राइट टाइम का मतलब क्या हुआ अगर सर जिस टाइम पे पैसा रिक्वायर्ड है अगर उस पॉइंट पे मैं टाइम पे पैसा इकट्ठा ना कर सका देन सर जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो अल्टीमेटली मेरी थ्रेट में कन्वर्ट हो जाएंगी और मैं टाइमली एक्शन नहीं ले पाऊंगा एंड लॉट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटीज जो हैं वो मेरे हाथ से निकल जाएंगी क्लियर प्लस द मेन थिंग इज अगर सर लेट इट बी आपके पास पैसा आ भी गया चलो मैंने कहा सर किसी ना किसी तरीके से हमने कैपिटल क्या कर ली अरेंज कर ली किसी ना किसी वे से हमने पैसे का सोर्स बना लिया क्लियर जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था क्या कि सर एक होता है आपका ऑन्ड फंड एंड दूसरा होता है अपने आप में डेट फंड क्लियर जिसको तुम वर्ड बोलते हो इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करना या मे बी सर लोन्स लेकर डेट इकट्ठा करना तो सर वट एवर बी द सोर्स चलो किसी ना किसी तरीके से मैंने उस पैसे को क्या कर लिया अरेंज कर लिया नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट इज द पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ क्या करना फंड्स करना बिकॉज अब तुमने पैसा इकट्ठा कर लिया तुमने एक कॉस्ट पे पैसा उठा लिया मार्केट में से एक कॉस्ट पे पैसा उठा लिया एंड अगर उसको इफेक्टिवली अपने बिजनेस में प्लेस नहीं कर पाए क्लियर जिसको वर्ड हम यूज करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अगर इधर उधर पैसा ऐसे ही आपने क्या कर दिया वेस्ट कर दिया क्लियर अब जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है एक बिजनेसमैन के लिए सर हम क्रेडिट का बिजनेस करना क्यों नहीं पसंद करते हम कैश का बिजनेस करना ही पसंद करते हैं क्लियर हम चाहते हैं कि सर हम ऐसा बिजनेस करें जहां पे हाथों हाथ कैश आता रहे और जाता रहे हम नहीं चाहते क्रेडिट के बिजनेस में हम लोग जाएं क्योंकि सर उधार करने से अल्टीमेटली अपने बिजनेस को नुकसान ही नुकसान और वो भी अगर मैं टाइमली अपने डेटर से पैसा रिकवर ना कर पाए क्लियर अब सर हमने दुकान अल्टीमेटली अपने कमाने के लिए खोली है या किसी के लिए सिंपल सी बात चलो ठीक है आप क्रेडिट दे सकते हैं क्रेडिट पॉलिसी नॉर्मल बिजनेस की टर्म है हर कोई पर्सन उधार पे सामान बेचता है बट उसको टाइमली रिकवर भी तो करो मोस्टली पर्सन क्या करते हैं सर जितनी बिजनेस में कैपिटल लगाई स्टॉक डाला एंड स्टॉक को नेक्स्ट आगे क्या करते जा रहे हैं क्रेडिट पे सेल करते जा रहे हैं अरे सर क्रेडिट पे बेचो कोई दिक्कत नहीं है बट कम से कम फाइनेंस को तो मैनेज करो एक बात बताइए सामने वाला पर्सन मेरे पैसे नहीं दे रहा क्या इसका मतलब मुझे आगे अपनी पेमेंट नहीं करनी क्या मुझे तो अपना सर्कल चलाना पड़ेगा मुझे तो अपने सप्लायर्स को या लॉट ऑफ एसेट्स जितनी पेमेंट्स बनती हैं सैलरीज वो तो बांटनी पड़ेंगी ना इसीलिए सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आया गया कि सर फाइनेंशियल प्लानिंग लेकर चलें प्रॉपर वे से यूटिलाइजेशन लेकर चलें
अगर ये बिजनेस में फाइनेंस को मैनेज नहीं करेंगे तो ऑलवेज ऑलवेज आपके बिजनेस में कोई ना कोई वर्किंग कैपिटल को लेकर आपकी वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट रहेंगी रहेंगी। आज की डेट में सर इतने पर्सन, इतने बिजनेस हम तो प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली ऑडिट्स करते हैं, ऐसे ऐसे पर्सन है सर, दुनिया का कोई बैंक नहीं छोड़ा जिनसे उन्होंने लोन ना लिया हो। वो इवन रिटर्न्स भी जो फाइल करवाते हैं ना, ऑडिट्स भी जो करवाते हैं, किस मोटिव के साथ, सीए साहब बढ़िया सी रिटर्न भर देना, आपने लोन लेना है। मैं कहा भाई तुम लोग पहले से फंड मैनेज क्यों नहीं करते, पहले से अपनी वर्किंग कैपिटल को इंप्रूव क्यों नहीं करते? कारण क्या है? कहते सर करें क्या, जिसको भी सामान बेचते हैं पैसे देते ही नहीं टाइमली। फिर तो सर अल्टीमेट मैं अपनी कैपिटल लोगों को खिला रहा हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा ना। दैट इज द मेन पॉइंट। इसीलिए वर्ड आप लोगों के लिए लेकर आए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज आप जैसे बिजनेसमैन, आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स को पता होनी चाहिए। हाउ टू मैनेज द फंड, हाउ टू मैनेज द फाइनेंस। एंड सर फ्री में पैसा नहीं मिल रहा, ये भी किसी कॉस्ट पे उठाकर मैं पैसा लगा रहा हूं। अब आपके माइंड में होगा सर मान लीजिए अगर अपनी कैपिटल है तो, अगर हम ऑन्ड फंड अपना ही पैसा बिजनेस में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर तो कोई खर्चा नहीं होगा। गलत। हर चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। सर आप लोगों ने लेट इट बी 50 लाख रुपीज लेकर, अपना 50 लाख रुपए लेकर बिजनेस में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। और तुम कह रहे हो जी मुझे कौन सा किसी को कुछ पे आउट करना है, तो मेरे को क्या दिक्कत, पैसा आए कब, जब मर्जी आए, लेट आए जल्दी आए। गलत सर। अगर यही 50 लाख रुपीज की तुम टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझो, अगर यही 50 लाख रुपए तुम कहां पे रखते, लेट इट बी छोटी सी एग्जांपल, बैंक में रखते, तो इस 50 लाख के ऊपर तुम्हें क्या मिलता, इंटरेस्ट। और वो भी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी एफर्ट्स के। बैंक वाले बैठे बिठाए आप लोगों को क्या पे आउट करते, इंटरेस्ट पे आउट करते। एंड कहां मैंने वो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, कहां पे, अपने बिजनेस में। और मैं सोच रहा हूँ जी मेरा क्या चला गया, मैंने तो अपना पैसा लगाया, मैंने कौन सा किसी से मांग के लगाया है। तो भाई साहब अपनी चीज की भी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। क्योंकि अगर वो पैसा तुमने कहां पे रखा होता, बैंक में रखा होता, तो तेरे को 50 लाख के ऊपर 7% के हिसाब से भी, नॉर्मल रेट 7% के हिसाब से भी 3.5 लाख रुपए क्या मिलती, इनकम मिलती। और तुम कह रहे हो जी मैंने क्या गलती कर दी। सर कॉस्ट हर चीज की होती है, चाहे आप अपना फंड लगा रहे हैं या मे बी किसी से पकड़ कर लगा रहे हैं। ये तो सबसे सबसे ही वर्स सिचुएशन हो जाएगी अगर मैंने मार्केट से पैसा उठाकर अपने बिजनेस में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। फिर तो सर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप फाइनेंस को मैनेज नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, या सिंपल वर्ड में कहूं लॉसेस में, आप लोग क्या हो जाएंगे, स्टेप इन हो जाएंगे। और अगर तुम अपने आप को एज अ कंपनी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एज अ कंपनी, अगर मैं नॉर्मली बात करूं, तो वो कंपनी में हर तरफ इन्वेस्टमेंट आती ही आती है, जो कंपनी लगातार किसमें होती है, प्रॉफिट्स में होती है। इसीलिए इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में क्या किया गया, प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया गया। सो दैट, तीन वर्ड्स, सो दैट नंबर वन, अरेंजिंग द फंड्स एट राइट टाइम, राइट कॉस्ट पे पैसा लेना, कि जिस वक्त पे मुझे वो फाइनेंस नीडेड है, जिस टाइम पे वो मुझे चीज चाहिए, उसी टाइम पे मिल जाए, प्लस सही दाम पे मिल जाए, सही कॉस्ट पे मिल जाए, उससे भी बढ़िया चीज। चलो सर ये तो मैंने एक वे से इकट्ठा कर लिया। सेकंड थिंग इज, नंबर टू स्टेप इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी आपका फाइनेंस है, सो दैट किसी तरह की कोई पैसे की वेस्टेज ना हो। एंड आइडल फंड्स आपके पास नहीं होने चाहिए सर। ऐसा ना हो कि पैसा लेके रख लिया, काम तो आ नहीं रहा। सर आइडल फंड्स की क्या होती है, कॉस्ट होती है। जिससे पैसा उठाया उसको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कई बार नॉर्मली आप बैंक से लोन करवा लिया, कितने का, 50 लाख का, नीडेड तो 30 लाख है, बट सर इंटरेस्ट तो 20 लाख पे भी देना पड़ेगा ना। तो भाई साहब आपने इतना लोन लिया ही क्यों? लोन उतना लो जितनी आपकी क्या है, रिक्वायरमेंट। तो सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या बनती है, आप पहले अपनी रिक्वायरमेंट को समझिए कि कितना पैसा आप लोगों को मार्केट से उठाना। नंबर वन चीज। नंबर टू, आफ्टर दैट जब तुम्हें तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाए, देन फाइंड आउट करेंगे हम लोग क्या, सोर्स ऑफ फाइनेंस। जैसे आयुष कल अपन ने नॉर्मली बात करी थी कि सर सोर्स ऑफ फाइनेंस में
दो तरह के सोर्सेज आते हैं जी। नंबर वन, सबसे पहला क्या आता है जी, इक्विटी, जिसको तुम वर्ड क्या बोलते हो, ऑन्ड फंड। एंड सेकंड वर्ड हमने यूज किया था क्या, डेट फंड। डेट फंड मतलब सर किसी से उधार पकड़ कर अपने बिजनेस में लगाना। एंड ये चीज किस पे डिपेंड करती है कि तुम इक्विटी यूज करोगे या डेट फंड यूज करोगे, दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अगर लेट इट बी 2-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आपको पैसा चाहिए, क्या आप नेक्स्ट आगे मार्केट में ऑनरशिप मॉडल बांटना शुरू कर दोगे या जस्ट लोन लेकर काम चला लेंगे? सर लोन लेकर काम चला लीजिए ना। इतनी भी कौन सा कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, कोई लंबी रिक्वायरमेंट है जिसके चक्कर में मैं इक्विटी शेयर इशू कर दूंगा या प्रेफरेंस शेयर बांटनी शुरू कर दूंगा? सर अपने को कुछ टाइम पीरियड के लिए मदद चाहिए, तो मेरे को फाइनेंसिंग मिल जाए, डेट फंड मिल जाए, सबसे बढ़िया रहे, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, शॉर्ट टर्म। और प्लस मैं ऑनरशिप अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, मैं अकेला ही उसका ऑनर रहना चाहता हूं। तो मैं कभी प्रेफर नहीं करूंगा कि मैं ऑन्ड फंड नेक्स्ट आगे मार्केट में और दूं, क्योंकि सर अगर कोई दूसरा पर्सन ऑनरशिप में आएगा तो वही मेरा हिस्सा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता सर। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स पे ही डिपेंड करेगा। वेरियस फैक्टर्स हैं जो इस डिसीजन को सर एक्चुअली, ये डिसीजन को हम लोग वर्ड यूज करते हैं, आपके लिए नए नए वर्ड्स आते जा रहे हैं, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। जो नॉर्मली नेक्स्ट आगे आपका टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से, उसमें पढ़ना ही क्या है आप लोगों ने, फाइनेंसिंग डिसीजन। उसमें क्या पॉइंट आएगा, देखो सर मैंने वर्ड यूज किया कॉस्ट ऑफ, वर्ड क्या बोला मैंने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब है जी फाइनेंस, जितनी भी मनी आप लोगों की रिक्वायर्ड है, अनडाउटेडली इतना वेरी क्लियर है कि उसकी क्या होगी, उसकी क्या होगी, कॉस्ट। फ्री में तो सर कोई भी अपना पैसा आपको नहीं देने वाला, आप मांग कर देख लीजिए, कोई हो शायद आपको ये फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर दे, मुझे तो किसी ने प्रोवाइड नहीं करी। हर पर्सन अल्टीमेटली अगर आपको कोई फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा, चाहे वो इक्विटी वाले हैं, प्रेफरेंस वाले हैं, डिबेंचर्स वाले हैं, या कोई लोन है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई कैपिटल आपको प्रोवाइड नहीं करता। देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट, कुछ ना कुछ कॉस्ट वहां पे होती ही होती है। एंड सर एक हमारा सिंपल सा दिमाग कहता है बिजनेसमैन के लिए, जब तक तो जब तक तो आपकी रिटर्न्स, मैंने वर्ड क्या बोला, आपकी रिटर्न्स ग्रेटर देन क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जितनी कैपिटल आपने बिजनेस में लगा रखी है उसके ऊपर जितनी कॉस्ट आपको पे आउट करनी पड़ती है, उससे ज्यादा या कम से कम उसके इक्वल, क्लियर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर आप कमा पा रहे हैं तो आपका बिजनेस क्या करेगा, सरवाइव करेगा, आप बिजनेस चलाते रहोगे। जैसे लेट इट बी 10% पे लोन उठाकर, 10% पे लोन उठाकर आप अपने बिजनेस में से कितने रिटर्न निकाल रहे हैं, 16%। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं, चल तो रहा है, चल तो रहा है, कम से कम अपा रिटर्न ज्यादा ही ले रहे हैं ना। एंड कॉस्ट मुझे अपनी जेब से नहीं देनी पड़ रही, बाहर की बाहर बड़े आराम से अपा कॉस्ट निकाल पा। बट यही ब्रैकेट अगर मैं रिवर्स कर दूं, यही अगर मैं रिवर्स कर दूं कि सर 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल उठाकर आप रिटर्न्स कितनी कमा पा रहे हैं, सिर्फ 8% में, तो सर ये बिजनेस आपका सरवाइव नहीं करने वाला, बिकॉज इस बिजनेस में कॉन्टिन्यूसली क्या होंगे, लॉसेस होंगे। एंड लॉसेस होने का जो मतलब है हमारे लिए, वो है शेयर होल्डर की जो वेल्थ होगी, शेयर होल्डर की जो वेल्थ है, ऑल ओवर कंपनी की जो वेल्थ है, इसमें क्या जाएगा सर, लॉस जाएगा। एंड लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो छोड़ो, आपकी कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, फिर वो आपकी कंपनी में से उल्टा पैसा निकालना बाहर शुरू कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स वेल्थ। वर्क क्लियर कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे ना बहुत सारी टर्म्स आप लोगों के लिए आज, या जो प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने लिया उसमें बहुत सारी थिंग्स नई थी, बहुत सारी थिंग्स, बहुत सारे डिसीजंस आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में भी वर्ड सुने होंगे। तो पर्टिकुलर इसीलिए पहले मुझे ओवरऑल थिंग्स आपको क्लियर करनी पड़ेंगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। क्लियर नाउ? द नेक्स्ट वर्ड इज सर, हमारे बिजनेस में ना 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग द फाइनेंसिंग। 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आप लोगों ने मे बी क्लास +2 लेवल पे भी प्रॉपरली रीड आउट किए होंगे। 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं, एंड जिनमें से वन बाय वन, सबसे पहले तो सर
सबसे पहला जो डिसीजन होता है दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा डिसीजन? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्लियर? एंड ये बहुत कोर डिसीजन हैं एक बिजनेस को रन करने के लिए। नंबर टू इज फाइनेंसिंग डिसीजन, जैसे आप लोगों ने अभी वर्ड रीड आउट किया जो हम डिस्कस कर रहे थे, फाइनेंसिंग डिसीजन। एंड नंबर थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। नंबर थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। अगर शायद में भी आपको याद आ रहा हो, प्लस टू में ऐसी एक बिजनेस स्टडीज में पार्ट आप लोगों ने रीड आउट किया होगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ये तीनों ही आपके टॉपिक्स हैं जो नेक्स्ट आगे आपके फुल फ्लैश चैप्टर्स बनकर आएंगे। तो मैं आपको बाय नेम भी बता देता हूं कि अल्टीमेटली कौन कौन से टॉपिक्स आपके पास यहाँ पे कवर होंगे। सर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर हमारा जो वर्ड होगा दैट इज कैपिटल बजटिंग। इमीडिएटली थर्ड चैप्टर जो आप लोगों का होने वाला है दैट इज कैपिटल बजट। क्लियर? इसके बारे में डिस्कशन करते हैं क्या चीज है। नेक्स्ट आगे सर फाइनेंसिंग डिसीजन जो है, फाइनेंसिंग डिसीजन के ऊपर मैंने आपको नाम अभी बताया, कॉस्ट ऑफ, वर्ड क्या था जी? कैपिटल। क्लियर? कि सर आप अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करिए, बिकॉज वेरियस सोर्सेस के थ्रू जो आप पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने बिजनेस को फाइनेंसिंग कहां से मिलेगी, वेदर ऑन्ड फंड होगा या डेट फंड होगा, दैट बेसिकली डिसीजन इज कॉल्ड एज फाइनेंसिंग डिसीजन। एंड नंबर थर्ड, डिविडेंड के रिलेटेड टू एक पर्टिकुलर टॉपिक आपके पास आने वाला है दैट इज डिविडेंड डिसीजन। दैट इज डिविडेंड डिसीजन। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका थ्योरेटिकल पार्ट ही नहीं, शायद मे भी आपको लग रहा हो कि अल्टीमेट हम थियोरी में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट अल्टीमेट मुझे पता है कि ये बेस बनेंगे नेक्स्ट आगे आपके यही टॉपिक्स। क्लियर? कि अल्टीमेट ये तीन फाइनेंशियल डिसीजन जो हैं, इनमें तीन वर्ड्स आते हैं जी। पहला इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। अब जैसे छोटे से एग्जांपल है, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस में गुड्स की प्रोडक्शन करने के लिए आप लोगों को क्या परचेज करनी पड़ती है सर? मशीनरी। अब मशीनरी सर अपने आप में एक ऐसी फिक्स एसेट है जो अपने आप में कुछ छोटी मोटी कॉस्ट तो नहीं है, हैवी एक्सपेंडिचर, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर आप लोगों का किसके ऊपर होता है सर? आपकी ये मशीनरीज के ऊपर। अब जैसे बड़े बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें या नॉर्मली आयरन इंडस्ट्री की बात करें, आजकल तो मैक्सिमम प्रोडक्शन चलती ही थ्रू क्या है? मशीनरीज। एंड मशीनरीज के ऊपर सर नेचुरली आपके कुछ करोड़ ऑफ एक्सपेंडिचर्स आप लोगों के क्या होते हैं? लगाए जाते हैं। अब वहां पे आप लोगों का डिसीजन जो काउंट करता है दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कि सर सोच समझकर वो डिसीजन लिए जाएं, बिकॉज ये जो डिसीजंस हैं ये इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं। एक बार जैसा डिसीजन आपने ले लिया तो सर वैसा ही फिर वो काम करेगा। तो इसीलिए जैसे आप गाड़ी परचेज करते हैं, यही अपन नॉर्मल कोई नॉर्मल सर थोड़ी बहुत छोटी मोटी आइटम परचेज कर रहे हैं, शायद आप इतना सोचो ना, बट वही अगर गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो गाड़ी परचेज करते टाइम उसके आप हर व्यू पॉइंट से उसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, अलग अलग जगह के उसको कंसल्ट करना, लोगों की ओपिनियन लेना, फिर जाकर आप अपनी एक राय बनाते हैं, फिर जाके आप अपने डिसीजन बनाते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं उसके सर इतना क्यों सोचना पड़ रहा है घर लेते टाइम? लेट इट बी सर, हम लोगों ने एक फ्लैट परचेज करना है, तो फ्लैट परचेज करते टाइम आप इंस्टेंट नहीं जाके पसंद करा ले लिया, आप उसके बारे में सब कुछ ओवरऑल क्या करते हैं? चेकआउट करते हैं। एंड इवन 10-15 दिन उसके ऊपर सर्चिंग करने के बाद, अपने आप को होल्ड ऑन करने के बाद, जब आपका मन बन जाता है फिर आप क्या करते हैं? परचेज करते हैं। वाई इज इट सो? आप इतनी इंपॉर्टेंस क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? बिकॉज दैट इज योर मेन डिसीजन। आपको भी पता है कि सर इसमें ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होने वाली है, ये कोई मजाक नहीं है। कोई मजाक नहीं है कि अपन ने गलती से परचेज कर लिया जी, कोई बात नहीं इसको सेल कर देंगे। सर पैसा है, पैसे को वेस्ट थोड़ी करना है हम लोगों ने। और दूसरी बात, फ्लैट कौन सा मैं ऐसे ही परचेज कर लूंगा सर? उसके लिए मुझे वेरियस अलग अलग जगह से पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, सोर्स ऑफ फाइनेंस लेना पड़ेगा, लोगों से उधार भी पकड़ने पड़ेंगे। तो मैं कोई मजाक तो नहीं कर रहा कि अल्टीमेटली भी अपन चलो कोई नहीं लेके देख लेते हैं जी, जैसा भी होगा ठीक निकला तो ठीक है, नहीं तो बेच देंगे। अपन इसीलिए प्रॉपर वे से रिसर्च करते हैं, चेकआउट करते हैं। जब आपका फाइनलाइज्ड होता है फिर अपन टोकन मनी क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दैट इज ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व। एंड प्लस इरिवर्सिबल डिसीजन है सर, ये जल्दी जल्दी चेंज होने वाले नहीं है।
अब जैसे नॉर्मली आप एक बार गाड़ी परचेज कर लें तो आपको पता होता है कि ये गाड़ी कम से कम 5 साल 10 साल आपका चलाएंगे ही चलाएंगे। तो जब भी आप कार परचेज कर रहे हैं, क्या कोई कार इसलिए परचेज करता है कि मैंने 6 महीने में बदल देंगे या 1 साल में इसको बदल देंगे? सर ये ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व वाली थिंग्स हैं, तो इनके लिए हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग प्रॉपर वे से करके चलनी पड़ती है कि सर इस पे कितना पैसा हम लोग लगाने जा रहे हैं और आने वाला बेनिफिट कितना होगा, तो मैं ये डिसीजंस ले पाऊंगा। एंड ऐसे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जैसे मैंने आपको ये कहा कि 1 CR आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट, 1 CR आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे ये बताइए कि अल्टीमेटली सोर्सेस तो मैंने आपको दो बताए, सोर्सेस तो यहाँ पे मैंने आपको दो बताए। वन इज ऑन्ड फंड एंड सेकंड इज कौन सा फंड? डेट फंड। देखो अल्टीमेटली सर पैसा तो या तो अपना लगेगा एज अ शेयर होल्डर जो लगेगा, या मे बी किसी से मांग कर उधार कर, बिजनेस लोन लेकर, बैंक से लोन लेकर आप अपनी ये फाइनेंसिंग करेंगे। तो सर व्हाट विल बी द मिक्सचर? क्या हमें दोनों प्रेफर करने चाहिए, इक्विटी लेनी चाहिए या डेट लेना चाहिए? और अगर इन दोनों का मिक्सचर लेना है तो वो मिक्सचर की रेशो क्या होगी, कितना पार्ट इक्विटी एंड कितना पार्ट आप लोगों का जो है डेट होगा? दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंसिंग। अब लेट इट बी, अगर तुमने कहा जी आप 60-40 की रेशियो लेके चलेंगे, व्हाट इट मीन्स कि 60 लाख रुपीज क्या होगी? ऑन फंड होंगे, एंड 40 लाख रुपीज हम क्या लेंगे सर? डेट पार्ट लेंगे। तो ये डिसीजन है सर, ये सारी डिसीजन ही आपकी क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। क्लियर? एंड द लास्ट इज डिविडेंड डिसीजन को लेकर सर एक बात बताइए, जैसे मोस्टली आपने नॉर्मली पॉइंट पढ़ा है कि सर सबका पे आउट करने के बाद, सबके हिस्से पे आउट करने के बाद डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट मिल गया, सरकार को टैक्स मिल गया, प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड मिल गया, जो सबसे लास्ट में बचा वो किसका होता है? इक्विटी वालों का। वो किसका होता है? इक्विटी वालों का। मतलब सबसे लाइन में सबसे लास्ट में कौन खड़े होते हैं? इक्विटी वाले। कि पहला जो आउटसाइडर्स का देना है दे दो, सबसे पहले लाइन में कौन आएगा? डिबेंचर वाले। डिबेंचर वाले, लोन वाले, इनको क्या मिलेगा? इनका इंटरेस्ट। लो भाई, क्लियर। नंबर 2 पे कौन बैठी है? सरकार। सरकार आपसे प्रॉफिट्स के ऊपर क्या लेगी? टैक्स लेगी। देन आफ्टर दैट बारी किसकी आती है सर? आपके शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर में भी सबसे पहले कौन बैठे हैं? प्रेफरेंस वाले। तो भाई तुम्हारा भी तो डिविडेंड फिक्स है, तुम भी ले लो। जो सबसे लास्ट में बचा वो किसका होता है? इक्विटी वालों का। अब डिपेंड सर इस चीज पे करता है कि अल्टीमेटली जितनी भी आप लोगों की अर्निंग्स बची, लास्ट में जितनी भी आप लोगों की अर्निंग्स बची, क्या ये अर्निंग को एज डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाए या इसको फ्लो बैक कर दिया जाए? फ्लो बैक मतलब वहीं पे दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया जाए। यहां पे यहां पे तुम्हारी सोच डिपेंड करती है कि कंपनी की थिंकिंग क्या है, कंपनी क्या सोच रही है। जैसे आपको मैं कई पॉइंट्स बता रहा हूं अलग अलग तरह के। सर कंपनी क्या सोच रही है कि सर डिविडेंड देना भी जरूरी है, कि अगर हमने इक्विटी वालों को डिविडेंड नहीं दिया और हम कितने साल से हर बार इक्विटी डिविडेंड दे रहे हैं, तो अगर इस बार डिविडेंड ना दिया तो मार्केट में हमारी गुडविल क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। एंड लोगों को क्या लगेगा? एंड लिटरली बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए क्या सोचना है कि जो कंपनी डिविडेंड बांटती है ना वो प्रॉफिट्स में, जबकि ये सबसे गलत बात है। कंपनी तो डिविडेंड अपने पास्ट प्रॉफिट्स में से भी बांट सकती है। तो जो कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती है, दैट डजंट मीन कि वो ग्रोथ कर रही, दैट डजंट मीन कि अल्टीमेटली वो प्रॉफिट्स में है। अरे डिविडेंड का क्या है, मैं तो अपने पास्ट प्रॉफिट्स में से बांट दूंगा। तो यही डिसीजन तो हमने लेना है सर, क्या डिविडेंड दिया जाए या ना दिया जाए। अब कंपनी समटाइम्स एक नए इनिशिएटिव पर बैठी है, आप मेरे शेयर होल्डर हो, आप मेरे इक्विटी वाले हो, मैंने आपको समझाया, मैं क्या देखो जी वैसे कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया, ये हिस्सा आपका ही बनता है, कहो तो ले लो। पर मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक और ग्रोथ प्लान है कि अगर ये पैसा आप आज एज अ डिविडेंड नहीं लेते, यही पैसा अगर मैं बिजनेस में दोबारा क्या कर देता हूं? री इन्वेस्ट कर देता हूं। मैं क्या सर एक बात बताओ, आज आप मेरे से कितने पैसे ले लोगे? 100 रुपए एज अ डिविडेंड, ठीक है मैं 100 रुपए आपको बांट, आप 100 रुपए लेना पसंद करोगे, या अगर यही 100 रुपए री इन्वेस्ट करके मैं आपका ही शेयर जितने भी आपने लिया था वही 500 प्लस कर दूं? कहते हैं ऐसा भी हो सकता है क्या? का बिल्कुल सर, मेरे पास तो प्लान आउट है, मेरे पास तो प्लान आउट है, बट मुझे क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए।
अगर सर बाहर से पैसा मांगूंगा, बाहर से कैपिटल मांगूंगा, तो उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? कॉस्ट पे आउट करना पड़ेगा। मैं कहा सर समझ लो, 1 साल की बात है, आपको ही रिटर्न अच्छी दूंगा, आपकी ही वेल्थ मैक्सिमाइज करके दूंगा, क्यों ना आप इसी पैसे को बिजनेस में री इन्वेस्ट कर। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं कि जो डिविडेंड आया उसको दोबारा कंपनी में डाल, उसको दोबारा कंपनी में क्या कर दिया? री इन्वेस्ट कर दिया। सर यही डिसीजन आप लोगों का मेन होता है कि वेदर डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड और री इन्वेस्ट इन द बिजनेस। पर सर फैक्टर्स कहीं है सर, मार्केट में हवा भी तो बना के रखनी है, क्योंकि अगर डिविडेंड देना बंद कर दिया तो लोगों ने मुझे इन्वेस्टमेंट देनी बंद कर देनी, क्योंकि हमने सर ऐसा मार्केट में क्रेज बनाया हुआ है, ऐसा मार्केट में एक फ्लो बनाया हुआ है। तो वहां पे आपको समझने की देर है, यहां पे आपका शेयर होल्डर को समझने की देर है। किस चीज की? कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहते हो, जैसे लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहते हो या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन चाहते हो। सर ये हर पर्सन का अलग अलग व्यू पॉइंट। एज अ इन्वेस्टर, एज अ इन्वेस्टर मैंने आपसे कल एक पॉइंट नॉर्मली पूछा था, क्या आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं या लॉन्ग टर्म? बिल्कुल रिलेट करना बात से, कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं या लॉन्ग टर्म। मेरे को पहले सर एक बार क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मैं फिर उस अकॉर्डिंग टू आपको इन्वेस्टमेंट गाइड करूंगा। क्योंकि देखिए सर, अगर तो आप चल रहे हो शॉर्ट टर्म कि मेरे को तो सर कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने कोई लंबे समय के लिए नहीं करनी, तो सर आपका जो क्राइटेरिया होगा वो कौन सा होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि मैं तो पैसा लगाऊं, पैसा लगा के प्रॉफिट्स अच्छे जनरेट करूं, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है कल को मार्केट प्राइस क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने तो सर 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, और अल्टीमेटली रिटर्न्स जो मिलती है ना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो मिलती है, वो कहाँ मिलती है? सर वो लॉन्ग टर्म के अंदर मिलती है, शॉर्ट टर्म के अंदर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं मिलती। इसीलिए इसीलिए कंपनीज का जो मेन व्यू पॉइंट है वो दोनों होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को भी क्या करना? मैक्सिमाइज करना। मेरे जैसा पर्सन तब खुश होगा, मुझे डिविडेंड बेशक कम दे देना, मुझे ईयर बाय ईयर डिविडेंड कम दे देना, बट मैंने आपकी कंपनी का शेयर कितने का परचेज करा था? 260 रुपए का। आज वही शेयर मेरा कितने का हुआ पड़ा है? 480 रुपए का हुआ पड़ा है। सर दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्लियर? एंड ड्यू टू ये होती ही किसके कारण है? ये ऊपर दिए गए डिसीजंस को प्रॉपर वे से यूज करने से, और मेरा बिलीफ इस पे है। एक्चुअल सर, एक्चुअल तो ये फायदा है, वो छोटे मोटे डिविडेंड्स लेकर क्या करोगे? तेरा 260 वाला शेयर ऑलमोस्ट डबल पे हुआ पड़ा है, 480 का हो गया। कुछ छोटी बात है क्या? अगर नॉर्मली हम बात करें कि सर अल्टीमेटली डबल के अप्रॉक्स आपका ये क्या हुआ पड़ा है? शेयर हुआ पड़ा है। दैट इज योर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इज दैट क्लियर? सो अल्टीमेटली यही हम लोगों के फाइनेंशियल मोटिव होते हैं अल्टीमेट, कि सर किसी भी कंपनी में हम तब तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं जब तक आप लोगों को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ क्या मिलती है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मिलती है। क्लियर? चलिए, नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। यहां पे जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो हमारे एफएम की बेसिक स्टार्टिंग होगी, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बिकॉज इस टॉपिक के बिना सर एफएम का कोई भी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट आगे आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को यह समझना होगा कि सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या। क्लियर? एक सिंपल सी बात बताइए सर, 100 रुपीज जो आज की डेट में, एंड 100 रुपीज जो फ्यूचर डेट में, दोनों में से बड़ा कौन? दोनों में से बड़ा कौन? आज वाला। क्योंकि सर एक बात बताओ, मैं आपको कह रहा हूं या 100 रुपए आज ले लियो, या 100 रुपए 10 दिन बाद ले लियो, तो तुम्हारा मन किसमें करेगा? मैं कब मिलना तो 100 रुपए है, तो आज ही दे दे भाई। मैं वही 100 रुपए कहीं आगे नेक्स्ट क्या कर दूंगा? इन्वेस्ट कर दूंगा, तो उसके ऊपर मुझे क्या मिलेगा? 10 दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। और आप क्या कह रहे हो? 100 रुपीज फ्यूचर वैल्यू है, 100 रुपीज प्रेजेंट वैल्यू है, तो मेरी तो कोशिश ये रहेगी भाई 100 रुपए आज ही दे दे, कि ये जितने में तुझे फ्यूचर वैल्यू कितनी मिलेगी? 100 मिलेगी ना, उतने में तो मैं प्रेजेंट वैल्यू को इन्वेस्ट करके नेक्स्ट आगे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कमा लूंगा। क्लियर? अब जैसे नॉर्मली
कंपनी आपसे क्या कह रही है कि आप हमें आज 100 रुपया उधार दें, हम आपको 2 साल के बाद 100 रुपया क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। मैं क्या पागल हो गए क्या? 100 रुपया लेके 100 रुपये वापस करोगे तो हमें फायदा क्या हुआ? हमने 2 साल, 2 साल अपने रिसोर्सेज किसको दिए? आपको दिए। और आप कह रहे हो जी 100 के 100 ही वापस करेंगे। गलत बात सर। या तो कोई थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दो, फिर तो चलो हम भी कंसीडर करें। मैं क्या, चलो अच्छा लाइन चेंज। आप मुझे 100 रुपया दो एंड मैं आपको 2 साल का विद इंटरेस्ट 7% के हिसाब से 100 रुपीज क्या करूंगा, वापस करूंगा। कहता हाँ इट साउंड्स गुड, अब ठीक है। अब ठीक है कि कोई दिक्कत नहीं है कि प्रेजेंट वैल्यू 100 है एंड फ्यूचर वैल्यू विद इंटरेस्ट लगाकर 100 प्लस ही मिलेगी, कोई बात नहीं, ले लो यूज करो। दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर कल के 1 रुपए से आज का 1 रुपया क्या है, बड़ा है। तो हमारी कोशिश होती है जितने भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाएं, जितने भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाएं उनको प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपेयर करने के बाद क्या करें, ऐसा इन्वेस्ट करें, नॉट फ्यूचर वैल्यू। जैसे मोस्टली जितने भी तुम्हारे ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आते हैं, वो पता क्या कहते हैं, सर आप हमें आज 5 लाख रुपए दीजिए, हम आपको हर साल नेक्स्ट 5 इयर्स यही लाख लाख रुपए क्या करेंगे, वापस करेंगे। मैं क्या हो गया भाई, मेरा नुकसान करेगा क्या? मैं कहा क्यों सर, मैं आज तुझे कितना दूंगा, 5 लाख रुपए, और तू मेरा ही 5 लाख हर ईयर 1 1 लाख करके क्या करेगा, वापस करेगा। मैं तो उल्टा नुकसान में हूं। अगर यही 5 लाख रुपए मैं अपने इन्वेस्ट करूं, मेरे को तो इसके ऊपर 5 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो मैं तुझे क्यों दूंगा भाई? इसीलिए इसीलिए आपको भी इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए कि अल्टीमेटली कभी भी, कभी भी ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आप लोगों के पास आते भी हैं तो आप अपना माइंड यूज कर पाए किस बात को लेकर, कीपिंग इन माइंड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्लियर? जैसे सिंपल सा पॉइंट यहां पे रीड आउट करिए जी। सबसे पहले चलते हैं जी, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये रीड करिए आयुष पढ़ना। द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ that the value of the money received today is, क्या लिखा हुआ है, more than the value of same amount of money received after a। फिर तो मैं कहूंगा सर मेरे को आज ही पैसे दे दो। इवन सर अपने जैसे लोग तो इतने पक्के हैं, मैं तो ये कह रहा हूं आज बेशक 2 पैसे कम दे दे पर आज ही दे दो, कल की क्या गारंटी, पैसा मिले ना मिले। समझ गए ना? तो अल्टीमेट लेट इट बी। काफी सारे केसेस में जैसे होता नहीं सर, मैंने आपसे पैसे रिकवर करने का 1 महीने बाद, तो इवन मैं तो कह रहा हूँ भाई तू आज ही दे दे, तू बेशक 100 रुपए कम दे दियो, 500 रुपए कम दे दियो, पर आज ही दे दो। क्यों? पहली बात तो फ्यूचर अनसर्टेन है, और ऊपर से फ्यूचर में भी अगर आपको वही वैल्यू मिलनी है तो उससे बढ़िया तो प्रेजेंट की वैल्यू है। आप वो चीज आज ही लेना क्या करेंगे, पसंद करेंगे। नेक्स्ट इज पढ़िए। हाँ जी। एज मनी रिसीव्ड टुडे, या तो फ्यूचर को कहो कि अल्टीमेट विद इंटरेस्ट पे आउट कर, फिर तो मैं कहूं कि अल्टीमेटली फ्यूचर वैल्यू में आपको फायदा है। नहीं सर कोई फायदा नहीं है, फिर तो प्रेजेंट में लेके बात खत्म करो। क्लियर? नेक्स्ट इज पढ़िए। हाँ बिल्कुल। taking the care of natural human being and the option to receive a fixed amount of money at either of the two time periods. He will prefer to receive it at the earliest. कौन नहीं चाहता कि मेरा पैसा मेरे पास जल्दी वापस आए? हाँ अगर लेट आ रहा है तो विद इंटरेस्ट आए, विद रिटर्न आए, आप तो यही प्रेफर करेंगे। मैं क्यों प्रेफर करूंगा कि मेरा पैसा मेरे पास लेट आए? अब लेट इट बी, कई बार नॉर्मली स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अब देख मेरी फीस, सिंपल सी बात है, फीस मिलनी आज भी है, फीस मिलनी बाद में भी है, तो मैं तो प्रेफर आज ही करूंगा, क्योंकि आज का मिला हुआ पैसा इतने में मैं नेक्स्ट आगे क्या कर दूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा, मुझे तो फायदा ही फायदा है। और जबकि यही फीस अगर मैं 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद आपसे लेता हूं, मेरा तो मिलना सेम है, मिलना सेम है, मैंने तो 2 महीने का ब्याज खराब कर लिया। समझ रहे हो ना? इसीलिए इसीलिए हर पर्सन किसके ऊपर प्रेफर करता है कि प्रेजेंट वैल्यू पे ऊपर क्या करें, रिसीविंग। पढ़िए यस प्लीज। बिल्कुल, इन दोनों में से आप क्या प्रेफर करेंगे, नेचुरली टुडे, कि जितने में 1 साल खत्म होगा ना, इसके ऊपर तो मैं इन्वेस्टमेंट करके क्या कमा लूंगा, इंटरेस्ट कमा लूंगा। यही तेरा 1,000 रुपए 1 साल बाद विद इंटरेस्ट कितना बन जाएगा सर, 1,070 रुपए बन जाएगा, 7% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर तो सर ये फायदेमंद है, आप क्यों वेट करेंगे फॉर अ 1 ईयर। नेक्स्ट इज
आगे बढ़िए। This is because you value the current receipt of money higher than the future receipt of money after 1 year. दिस phenomenon is referred to as, इसी phenomenon को हम वर्ड क्या बोलते हैं, टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी। कि सर एक मनी के लिए ना एक टाइम प्रेफरेंस होती है, हर पर्सन करंट वैल्यू को ज्यादा मायने रखता है देन दैट ऑफ द फ्यूचर वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट इज नाउ कुछ टेक्निक्स हैं सर यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे, काफी न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो आप लोग मेरे साथ यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले देयर आर, वर्ड क्या लिखा हुआ है जी, टू टेक्निक्स फॉर एडजस्टिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे पहली टेक्निक जो आती है दैट इज कंपाउंडिंग टेक्निक। जैसे आप कभी भी बैंक में जाना, जब भी आप वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ते हैं कि लेटेड बी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 7% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडेड? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, छोटी सी एग्जाम्पल, मैंने आज 1000 रुपीज, 1000 रुपीज 7% की, चलो 7 छोड़ो, आप सिंपल 5% ले लो, 5% के अकॉर्डिंग टू 1000 रुपीज हमने क्या करे, इन्वेस्ट करे। कितने साल के लिए? लेट इट बी 2 इयर्स के लिए हमने क्या करे, इन्वेस्ट। मुझे एक सिंपल सा पॉइंट बताओ, इस 1000 के ऊपर फर्स्ट ईयर का कितना इंटरेस्ट लगेगा? 5%। कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको सर? 50 रुपीज। ये 50 रुपीज, 50 रुपीज फॉर क्या थे, 1 ईयर। क्या थे, 1 ईयर। क्या सेकेंड ईयर भी 50 मिलेगा? क्या सेकेंड ईयर भी 50 मिलेगा? सर फर्स्ट ईयर आपने कितना इन्वेस्ट करा था? 1000। तो 1000 के ऊपर 5% कितना हुआ? 50। अब सेकेंड ईयर जो कैलकुलेशन होगी वो कितने पे होगी? 1050 पे होगी। दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग। इंटरेस्ट पे भी आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो फिर भी सर, ये तो फिर भी आपका क्या था, एनुअल एग्जाम्पल था। अब ऐसे बैंक्स, ऐसी कंपनीज या नॉर्मली जो भी है जो कंपाउंडिंग यूज करते हैं, कंपाउंडिंग यूज करते हैं क्वार्टरली, सेमी एनुअली या मे बी एनुअली, तो अल्टीमेट उस केस में तो आपको ज्यादा फायदा होगा। जैसे एक चीज बताओ, कभी ना आप बैंक में जाके पूछना कि सर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो कहेंगे जी 7%। कंपाउंड होने के बाद कहता व्हाट डू यू मीन कंपाउंडिंग? सर आप साल में 4 बार ब्याज देते हो ना, साल में 2 बार ब्याज देते हो ना, तो जब आप पहली बार इंटरेस्ट दोगे तो अगली बार जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट पे। तो सर उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसीलिए वर्ड चलती है कंपाउंडिंग टेक्निक। क्लियर। और मोस्टली हमें इफेक्टिव रेट जो मिलता है, जैसे कहने को उन्होंने बैंक वालों ने रेट कितना डिक्लेयर करा, 7%, बट वो कंपाउंड होने के बाद, एंड जितना वो कंपाउंडिंग होगी ना, जितनी बार वो कंपाउंडिंग होगी उतना इंटरेस्ट में आपको फायदा मिलता है। इफेक्टिवली इफेक्टिवली यही 7% ईयर का रेट आप लोगों को 7.13 के आसपास मिल, 13 पैसे का फर्क तो पड़ा, 13 पैसे का फर्क तो पड़ा ना। ये ड्यू टू किसके कारण पड़ा? कंपाउंडिंग के कारण। क्लियर। चलिए, और दूसरी होती है सर डिस्काउंटिंग टेक्निक, और वर्ड हम यूज करते हैं क्या? प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। क्लियर। तो सबसे पहले पढ़िए, यस प्लीज, कंपाउंडिंग टेक्निक, द टाइम प्रेफरेंस। अब जैसे यहां पे अगर मैं नॉर्मली आपसे बात करूं, इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल कंपाउंडिंग। क्लियर। तो सर V1 का मतलब क्या होता है जी? फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पे V1 मींस फ्यूचर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड V0 का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट वैल्यू, 0th पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर। 1 + I का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। तो अल्टीमेटली जिसकी भी वैल्यू आप लोगों ने निकालनी, या मैं इसको वर्ड कहूं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + I। क्लियर। अब जितने ईयर्स की फ्यूचर वैल्यू आपने निकालनी है, ऊपर यूज होता है वर्ड एन। एन मींस नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप अपनी फ्यूचर वैल्यू यहां से ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। तो कई शॉर्टकट, काफी सारे शॉर्टकट जो कैलकुलेटर पे आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा, सो दैट कि इजीली आप उसकी क्या कर पाए, कैलकुलेशन कर पाए। जैसे सबसे पहले फॉर एग्जांपल पे आते हैं जी, यहां पे अल्टीमेटली अगर मुझे 1 ईयर की एग्जांपल दी कि लेट इट बी आपका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1 साल बाद बताओ, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें कि 1 साल बाद बताओ कि आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। सिंपल सर, 100 ब्रैकेट में 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10, तो 0.10
इसको मल्टीप्लाई करने से एक साल की फ्यूचर वैल्यू कितनी आई? 110। अब कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ? सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा सर? 110। क्लियर? कि अगर मैं बैंक वालों को या किसी को भी इकट्ठे पैसे प्रोवाइड कर देता हूं फॉर अ फिक्स टर्म करने का फायदा ये होता है, आपको हर इंटरेस्ट पे भी नेक्स्ट आगे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अब देख सुन, तूने इन्वेस्ट कितना करा था? 100। पहले साल तुझे कितने पैसे मिले? मिले नहीं, ये भी पैसा अपन ने इन्वेस्ट कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम पहले इस पे 10% मिला था ना, अब इस 110 पे 10% मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा? 11। और तेरी फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। ये इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि सर कंपाउंडिंग टेक्निक इज द बेस्ट टेक्निक, क्योंकि इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है, बेनिफिट एक्स्ट्रा हो जाता है। क्लियर? चलिए, तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ, जैसे यहां पे सर हम कंपाउंड फैक्टर टेबल्स भी यूज कर सकते हैं। कंपाउंडिंग फैक्टर टेबल्स का मतलब क्या है? जैसे लेट इट बी, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टू वैल्यूज निकाली हुई। इसको निकालते कैसे हैं? जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, आप कैलकुलेटर ले लीजिए, यही वाले पर्टिकुलरली, एंड एफएम के अंदर स्पेशली भाई ये कैलसीज आपके पास होने बहुत जरूरी है। क्लियर? क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी आपकी पर्टिकुलरली इन्हीं कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग टू चलेगी। क्लियर? सबसे पहले अपा वर्ड चल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू से, सुन लेना ध्यान से, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू को, आगे को जाना। क्लियर? तो सर लेट इट बी इसको हम कैसे कहते हैं? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? मान लीजिए 10%। ये लास्ट वाला चार्ट बना रहा हूं, मान लीजिए रेट कितना है? 10%। तो एक बात बताओ, 1 + 0.10, 1 + 0.10, अरे 10% है ना, 10/100 कितना हुआ? 0.10। क्लियर? जिसको मैं वर्ड बोल रहा हूं 1 + I, मतलब सर 1 + 0.10 कितना हुआ? 1.1। टाइप करिए 1.1 आया। अब लेट इट बी, मैंने इसको करवाना है 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए। ये कंपाउंडिंग कैसे निकलेगी? इनटू मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू कितना आया? 1.21। चेक कर, तेरा सेकेंड ईयर का कंपाउंड फैक्टर कितना है? 1.21। क्लियर? देन अगेन इक्वल टू कितना आया? 1.331। अगेन इक्वल टू 1.464। अगेन इक्वल टू 1.611। थोड़ा सा राउंड ऑफ करते जाना, दैट इज द की। सर ये तो बहुत, आप तो जैसे पहले करवा रहे थे, मैंने अगर मान लो आपके लिए क्या कहा, मैं कहा जी अगर एक बात बताओ, अगर 100 रुपए, चलो थोड़ी एग्जांपल बड़ी ले लेते हैं, 1000 रुपीज, तुझे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 1000 रुपीज अगर 10% के हिसाब से 8 ईयर्स के लिए क्या किए जाएं? इन्वेस्ट किए जाएं, व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू? तो उस केस में आपकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी? मैं कहा सर एक एक करके निकालना पड़ेगा कि 10% प्लस कर, फिर उस पर 10%, फिर उस पर 10%। गलत। आप कंपाउंडिंग फैक्टर यूज करिए। क्या यूज करिए? कंपाउंडिंग फैक्टर यूज करिए। वो ऑटोमेटिकली जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आपका फॉर्मूला बताना सर क्या बना? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + I × n की पावर n। मैंने तुझे कंपाउंडिंग फैक्टर में क्या सॉल्व करना सिखाया? ये चीज करना। सर अपन ने कौन सा ईयर कहा? 8th ईयर, 8 साल के लिए। सुन, 1.1 करिए, 1.1 मतलब 1.1, इसके बाद क्या प्रेस करा? मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, सर ये सुनो ध्यान से, 1.1 इज फॉर फर्स्ट ईयर, 1.1 इज फॉर, उसके बाद जो काउंट करना शुरू करोगे ना इज इक्वल्स टू पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। सुन, 1.1 इंटू सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, 8th ईयर। चेक करना कितना हुआ, कितना आ रहा है जी आपका 8th ईयर पे? करके सॉल्व करिए, 2.1435 एटलीस्ट। चेक कर सर, ये रहा जी 8th ईयर पे वैल्यू कितनी आ रही है? 2.144। इसने राउंड ऑफ कर दिया, बिल्कुल सही। अब वैल्यू पुट कर, तेरी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1000 इंटू कंपाउंड फैक्टर कितना था? 2.144,
144 करना जी, मल्टीप्लाई 2.144 इंटू 1000 सर 2144 रुपए, 2144 रुपीज आप लोगों को मिले। सर ये बड़ा सिंपल तरीका है। सिंपल तो अपने आप है ना, क्योंकि कंपाउंडिंग फैक्टर्स हम लोग यूज कर रहे हैं। सर आपको किसी तरह का कोई बार बार एक ही चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा। अब लेट इट बी, मेरी एग्जांपल है सर, सॉल्व करके दीजिए आप लोग। 5000 अगर मैं आज, आज मतलब प्रेजेंट वैल्यू, इन्वेस्ट करते हैं एट द रेट 6% पे फॉर 5 years, मुझे फ्यूचर वैल्यू निकाल के देना कितनी हुई, व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू 6% के हिसाब से। अच्छा 6% को कैसे लिखोगे, 1.06, 1.06, तो 1.06 पहले इंटू मल्टीप्लाई, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, फैक्टर बताओ जी कितना आ रहा है, कितना फैक्टर आ रहा है, 1.418। लो जी सर वैल्यू निकालना, क्या फॉर्मूला लगाओगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे सर, यही सेम, 5000 इंटू फैक्टर आप लोगों का आ रहा है 1.418, मल्टीप्लाई कर दे 1.418 इंटू 5000, 7090, बताओ 7090 इज योर फ्यूचर वैल्यू। तो सबसे पहले तो यहां पे आप लोगों को नॉर्मली टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझनी होगी। जैसे आज नॉर्मली आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट डील किया, दैट इज ऑल अबाउट जस्ट एक प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे आप कैसे जाते, क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को, ये तो जस्ट एक बिल्कुल सिंपल सी थिंग थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस करी, बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स आप लोग नेक्स्ट वन अपने साथ करने वाले हैं। लॉट ऑफ फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे डिसीजंस हैं, लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद द फर्स्ट टॉपिक जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत इंटरेस्टिंग थिंग सर, अबाउट द इक्विटी पार्ट, अबाउट द डेट पार्ट, कि सर कैसे कैसे हम लोग डिसीजन लेते हैं, कितनी इक्विटी रखी जाए, कितना डेट फंड लिया जाए, ये रिलेटेड बिल्कुल सर न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए क्या रहेगा, पार्ट रहेगा, क्लियर। तो ये आज आप लोगों ने जो कंपाउंडिंग करी, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाना। देन एक वर्ड आप लोग देख रहे होंगे जो हमने पीछे ड्रॉप आउट किया था, द सेकंड टेक्निक, वर्ड क्या यूज किया होगा, देख, डिस्काउंट, डिस्काउंटिंग उल्टा, दैट इज फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू। और तेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ये तेरा कैपिटल बजटिंग, जो नंबर 3 टॉपिक आपकी बुक में, कैपिटल बजटिंग है ही किसके भरोसे, डिस्काउंटिंग भरोसे। क्योंकि सर डिसीजंस कभी भी फ्यूचर वैल्यू के बेसिस पे नहीं लिए जाते, डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो किसके बेसिस पे लिए जाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस। इज दैट क्लियर, ओके जी, थैंक्स अ लॉट। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जस्ट लास्ट पार्ट में हमने थोड़ा सा आज क्या करा, डिस्कस करा, क्लियर। बट नेक्स्ट क्लास प्रॉपरली आपकी इन्हीं न्यूमेरिकल्स के ऊपर तो होगी, क्लियर। कोशिश करेंगे इसको मैक्सिमम 1 या 2 लेक्चर्स के ऊपर क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे, एंड नेक्स्ट सून एज सून पॉसिबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ क्या करेंगे, स्टार्ट। ओके जी, थैंक्स लॉट।